हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बाकी के वाइटल स्टैटिस्टिक्स के मोर क्वेश्चंस मैं डालने की कोशिश करूंगा ग्रुप के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म मरण समकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तिगत रूप से आप उपयोग करते हो उसका, सरकारी भी हो सकता है, प्रशासनिक भी हो सकता है। तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आप सही करोगे। वैधानिक दस्तावेज है। यहाँ पे देखिए, वैधानिक की बात करें तो हमारे पास पंजीयन विधि आती है, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बिकॉज आज के टाइम में आपको जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों ही मिलते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो सरकार को भी ये फायदा होता है कि उनका कैलकुलेशन रखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पंजीयन विधि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जन्म मरण के समंक संग्रह की विधि है। देखिए बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे तीन प्रकार की विधियां होती है आपके पास। एक तो पंजीयन विधि होती है, एक आप जनगणना करवा सकते हो, और एक होती है विश्लेषण विधि। ठीक है, जिसे हम आप आपातकालीन सर्वेक्षण या फिर विश्लेषण कह सकते हैं। जरूरत के अनुसार इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा चारों। आपके प्रजननता का अर्थ है निश्चित अवधि में जीवित, निश्चित अवधि में जीवित, निश्चित अवधि में सभी जन्म, और अव्यय दोनों। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा है कि जो प्रजननता का मतलब क्या है कि निश्चित एक जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें जीवित लोग है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आयु वर्ग के अनुसार यानी एज ग्रुप के अनुसार उर्वरता के विश्लेषण व तुलनात्मक विवेचना के लिए आवश्यक क्या है? कौन सी जो दर है वो हमारे लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगी आपकी विशिष्ट प्रजननता दर। हमें क्या बोला हुआ है कि एक देखिए प्रजननता का मतलब क्या हो गया कि निश्चित एक जो आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें जीवित। अगर हमें पूछे कि आयु वर्ग के अनुसार उर्वरता के विश्लेषण और तुलनात्मक विवेचना के लिए क्या आवश्यक है, तब आप विशिष्ट प्रजननता दर को चुनोगे। प्रजननता का संबंध स्त्रियों के कौन से आयु वर्ग से है? तो ये 15 से लेकर 49 तक है। आर्थिक प्रगति का द्योतक क्या है? कि आर्थिक प्रगति जो हमारी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी दर इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे तो ये मृत्युता दर का कम होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्युता दर का प्रभावित करने वाला क्या कारण क्या है? तो देखिए संक्रामक बीमारी भी हो सकती है। देखिए बेसिकली जब हम मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ पे आपके यहाँ से वो डाटा नहीं पूछेगा तो जो 2019 और 20 के, क्यों? क्योंकि उस टाइम में एक स्पेसिफिक कोविड रीजन रहा था, तो इसलिए आपको 2018 के डेटा ज़्यादा पूछेगा, है ना। मृत्युता दर को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? सकारात्मक बीमारी हो सकती है, जनसंख्या घनत्व, सांस्कृतिक मूल्य, या उपयुक्त सभी। तो ये कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए मृत्यु के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा तो है नहीं कि सभी एक ही चीज से मरेंगे, है ना। जनसंख्या में मृत्यु के कारण की कमी का मापक क्या है? जी, मृत्यु के अंदर कितनी कमी हुई है, तो आपका अशोधित मृत्यु दर हो जाएगा उसका। अगर हमें कमी का मापक करना है तो अशोधित मृत्यु दर की गणना किस फॉर्मूले से होगी? तो ये सभी आपको याद रखना है। किसी वर्ष में मृतकों की संख्या और मध्य वर्ष में उस पर्टिकुलर पीरियड की जनसंख्या, तो आपका इंटू 1000 से करना है। यहाँ पे 1000 इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब भी बात करें जनसंख्या या वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। गुजरात में भूकंप के कारण हुई जो मौतें, देखिए एक स्पेसिफिक कारण हो जाता है ये कि आपका भूकंप आया उसके कारण मृत्यु हुई, कोविड आया उसके कारण मृत्यु हुई। तो ये विशिष्ट मृत्यु दर के अंदर आता है, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं होता है ना हर जगह। किसी भी देश के स्वास्थ्य की स्थिति का सही सूचकांक क्या है? कि मतलब हमें पूरे देश का अगर हम एक तौर से देखें कि इसका जो सही तौर पे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, तो हम देखेंगे शिशु शिशु मृत्यु दर, जो कि काफ़ी कम है अभी। शिशु मृत्यु दर की दर ज्ञात की जाती है, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ज्ञात की जाती है। नव जन्म मृत्यु दर की जाती है किस टाइम पीरियड को हम चुनते हैं उसमें? तो जीवन के प्रथम प्रथम माह में मृत्यु हो जाती है, उसको नव जन्म मृत्यु दर के तौर पे हम काउंट करते हैं। मातृत्व मृत्यु दर ज्ञात की जाती है कितने पे की ज्ञात की जाती है? बेसिकली याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सामने आ भी सकते हैं, प्रति 1 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट करना है कि किस पे निकालते हैं प्रति 1 लाख पे। जनसंख्या में दर, तो आपको पता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पे दिख रही है आपको, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
जीवन सूचकांक है, जीवन सूचकांक क्या है, कुल जीवित जन्मों की संख्या बटे कुल मृतकों की संख्या इंटू आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 को, तो वही जीवनांक सूचकांक हो जाता है आपका। अब कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, जैसे परीक्षा आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है अशोधित मृत्यु दर, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट आपको पूछ सकता है, अशोधित मृत्यु दर। तो आपको एक तो इंडिया की पूछ सकता है, ठीक है, और एक राजस्थान की पूछ सकता है, दोनों ही आपको याद रखनी है। ये आपकी अशोधित मृत्यु दर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में अगर आपको पूछेगा तो आपका ये 20 हो जाएगा, और राजस्थान के अंदर ये पूछेगा तो ये आपके 24 है, ठीक है। और ये देखिए ये डेटा जो है 2020-21 के अनुसार है, लेकिन 2018 की काउंट कर रहे हैं, क्यों 19-20 में तो आपका क्या कोविड था, कोविड में तो आप स्पेसिफिक ये नहीं बता सकते कि इसी रेट से चलेगा, ठीक है। तो 20 और 24 याद रखोगे। अगर आप जन्म दर की बात करोगे तो ये तो आपकी मृत्यु दर थी ना, आपकी जन्म दर की बात करोगे तो राजस्थान और इंडिया के अंदर किस प्रकार का डेटा है, 6.2 है, और ये आपकी क्या है, ये 5.9 है। ये दर है, याद रखना, ये आपका मृत्यु और वो नहीं है, ये आपकी दर है। दर आपको पता है कैसे निकालनी होती है ना, डिवाइड इंटू 1000 होता है। अगर आप शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भारत की 32 और राजस्थान की जो है 37 है। अब राजस्थान की अगर आपको पूछेगा तो 2016 में 41 थी, और 2017 में 38 थी, और 18 में कितनी है, 37 है, ठीक है। इस तरह का डेटा आपको याद रखना है। और जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने की, किस तरह अलग अलग टाइप्स में आपको फॉर्मूले पूछ सकता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। जैसे आपको किसी प्रकार का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। आपको जीवन जन्म मृत्यु सूचकांक ज्ञात रखना है, जनसंख्या बटे मृतकों की संख्या होती है। जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछे तो जनसंख्या में हुई वृद्धि बटे अवधि के शुरुआती में जो जनसंख्या थी इंटू 100 करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक वृद्धि की अशोधित दर पूछी जा सकती है आपसे, विशिष्ट उर्वरता दर पूछी जा सकती है, औसत जनसंख्या पूछी जा सकती है, अशोधित बर्थ रेट पूछी जा सकती है। अब ये बर्थ रेट और डेथ रेट का एक जैसा ही फॉर्मूला होता है। जैसे बर्थ रेट में आप देखोगे कि जन्मित जो जन्म हुए कुल जीवित शिशुओं की संख्या कितनी है, और मध्य में आपके वर्ष की जो मध्य में जनसंख्या होती है वर्ष के मध्य में, उसका डिवाइड करना होता है, इंटू आपको करना होता है, ठीक है। और इसी प्रकार आपका सामान्य उर्वरता दर पूछी जा सकती है, अशोधित जन्म दर पूछी जा सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। एक दो क्वेश्चन जरूर पक्का बनता है, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने ये कवर कर लिया है, और मैं इसके जो अलग से कोई अगर डेटा होगा तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा टारगेट ग्रुप के अंदर। अगर आपको टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब है भाई जितने क्वेश्चन आपके पास हैं उतने सारे रट लो, क्योंकि वहां से कुछ आएगा तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अदरवाइज तो देखिए थ्योरेटिकल इसमें कुछ होता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरेटिकल कुछ नहीं है। स्थापना, गवर्नर कौन है, या फिर आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर स्थापना कब हुई, है ना। तो यही चीजें आपके 4-5 चीजें पूछ सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो मेन सेशन रहेगा वो आपका इकोनॉमिक्स का रहेगा। उसके बाद आपका ऑलमोस्ट जो है कवर हो जाएगा एक बार के लिए। फिर मैं देखूंगा कि कौन सी बुक्स के ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पे आपके 166 है, और इनका मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको डिटेल में कोई पढ़ा नहीं रहा, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डीपली जाके देखेंगे। तो इसमें मैं छोटे छोटे सेशन लूंगा, 160 क्वेश्चन है तो 40-40 के क्वेश्चन के 4 सेशन लूंगा, और कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको बता दूं, ठीक है। तो उसके लिए आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।